अब तो आपको इस छेरछेरा त्योहार से संबंधित अपने बाकी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे ना एलाइजर जी? जी है टीम सर, परंतु मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट करने का मन कर रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं उन प्रश्नों को दोहराते जाऊं और आप स्वयं अपने श्रीमुख से उन प्रश्नों के उत्तर देवें। आपके सम्मान का असली हकदार मैं नहीं हूँ एलाइजर जी। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति है, हमारी विश्व गुरु भारत माता है, परंतु मुझे पता है कि आपके प्रत्येक प्रश्न सांस्कृतिक जागरूकता एवं पुनर्जागरण से संबंधित है, विश्व शांति, सद्गुण एवं मानवता से संबंधित है, हमारे भारतीय संस्कृति के प्राचीन मूल्यों और महत्वों एवं हमारे भारत माता के विश्व गुरु होने के स्वाभिमान को पुनः स्थापित करने से संबंधित है। इसलिए इनके उत्तर देना मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। पूछिए। विश्व गुरु इंडिया, द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनाइसेंस। एचएम सर, कृपया पहले आप यह बताइए कि धान के बदले अन्य वस्तु जैसे चॉकलेट, बिस्कुट आदि दिया जाना एवं लिया जाना कितना उचित है? इन चीजों को देने एवं लेने से सामाजिक एकता एवं समरसता में वृद्धि होती है लाजर जी। अतः सामाजिक सौहार्द के हिसाब से इन चीजों को देने एवं लेने में कोई बुराई नहीं है, परंतु आप लोगों को यह अवश्य पता होना चाहिए कि हमारे प्राचीन काल में छेरछेरा त्योहार मनाने का मुख्य उद्देश्य एक ही प्रजाति के अलग अलग किस्मों के बीजों को आपस में संकरित कराना होता था। फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर देवी प्रकोप समझे जाने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से फसलों को सुरक्षित करने के लिए बनाया जाता था। इस त्योहार को और अधिक विस्तृत करते हुए यदि आप लोग इस त्योहार को धान, गेहूं, चना, मटर, सरसों, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि अन्य धान्य फसलों के लिए भी मनाएं तो यह और भी ज्यादा उचित होगा। हमें कितनी मात्रा में छेरछेरा देना और लेना चाहिए? धान या गेहूं के एक ही पौधे से करोड़ों की संख्या में परागकण बनते हैं लाइजर जी, अतः इनकी एक मुट्ठी मात्र से ही संकरण का उद्देश्य पूरा हो सकता है। एक मुट्ठी मात्र ही पर्याप्त है। सबको समान मात्रा में देना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के सबको देना चाहिए। एचएम सर, आपने तो मेरे अगले प्रश्न का भी उत्तर दे दिया कि इस त्योहार में किसी भी प्रकार की भेदभाव किया जाना उचित नहीं है। इसलिए मैं अब आपसे अगला प्रश्न पूछता हूँ कि हमें छेरछेरा लेने जाना कहाँ चाहिए? अपने ही गली में, अपने ही गाँव में या अपने आसपास के गाँव में? छेरछेरा ऐसे जगहों से लिया जाना चाहिए लाइजर जी कि उगाने हेतु एक ही प्रजाति के अलग अलग किस्मों को ज्यादा से ज्यादा आपस में मिश्रित किया जा सके, मिलाया जा सके। अर्थात छेरछेरा अपने गली मोहल्ले या अपने गांव के बजाय दूर दराज के गांव से जितना संभव हो सके लिया जाना चाहिए। एचएम सर, अगला सवाल यह है कि सरकार द्वारा विकसित किए गए संकरित प्रजातियों को छेरछेरा में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? नहीं एलाइजर जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने देसी किस्मों को या ऐसे बीजों को जिन्हें साल दर साल कई वर्षों से उगा रहे हैं, उन्हें किसी अच्छे उन्नत किस्म के साथ संकरित अवश्य कराते रहा कीजिए, वरना आप लोग हर साल बीज खरीदने के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। क्या छेरछेरा से प्राप्त बीजों को बेचकर पार्टी करना उचित है? नहीं एलाइजर जी, यह तो सर्वथा ही अनुचित है। यह हमारे बीजों को संकरित कराने के उद्देश्य का, हमारे प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का, उनके प्रयासों का सीधा सीधा हनन है, अज्ञानता है। इसके बजाय उस धान को, उन बीजों को आप लोग व्यर्थ या रजगा समझने के बजाय तो उसकी उपयोगिता को समझें। सभी खेतों में न सही उसे किसी एक छोटे भूभाग में अवश्य उगाएं, क्योंकि इससे उत्पादित जो बीज होंगे वे देखने में भले ही अच्छे न दिखे, एक समान न हो, भले ही उनकी उत्पादक क्षमता आप लोगों के समय में उपलब्ध आधुनिक प्रमाणित बीजों से कम हो, भले ही वे थोड़ी देर से पके, थोड़ी देर से तैयार हों, परंतु उनके लिए रसायनों की, उर्वरकों की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी और न ही उनके लिए ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होगी और उनसे उत्पादित जो बीज होंगे वो जैव विविधता में, पौष्टिकता में परिपूर्ण होंगे, भरपूर होंगे। वाह एचएम सर, यह तो एक बहुत ही बढ़िया सुझाव है। भोजन का उद्देश्य सिर्फ पेट भरना ही नहीं, बल्कि जरूरी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करना भी होना चाहिए। निश्चित रूप से यह जैविक कृषि और सुपोषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। एचएम सर, अगला सवाल कि क्या स्कैनर से छेरछेरा लिया जाना उचित है? ये तो सरासर बेवकूफ़ी है लाइजर जी। अब इतने आधुनिकतावादी, इतने तेजस्वी लोग हैं कि इनके बारे में मैं भी क्या ही बोलूं। एचएम सर, अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि कहीं बच्चों के द्वारा छेरछेरा लिया जाना हमारे भारतीय संस्कृति में भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना तो नहीं है? बिल्कुल नहीं लाइजर जी, बल्कि यह तो बच्चों को हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति के आनुवंशिकी पर आधारित ज्ञान, विज्ञान व दर्शन से परिचित कराने का सुनहरा अवसर है। आप लोग अपने बच्चों को बताया करें कि यह छेरछेरा त्योहार रुपया, पैसा या धन की भिक्षा लेने या देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह तो हमारे प्राचीन विद्वानों का तरीका है अपने फसलों को बिना किसी हानिकारक रसायनों के प्रयोग किए विभिन्न प्रकार के संक्रमणों एवं रोगों से बचाने का।
लेकिन सर यह त्योहार ठीक इसी समय क्यों मनाया जाता है, किसी और समय में क्यों नहीं? क्योंकि ठीक इसी समय फसल की कटाई व मिजाई का काम लगभग पूरा हुआ रहता था एनालाइजर जी। अतः लोगों को एक दूसरे को अन्न की भिक्षा देने व लेने में कोई कठिनाई, कोई असुविधा नहीं होती थी और त्योहार के रूप में मनाने से सभी लोगों को एक साथ एक ही दिन बीजों का संकरित किया जाना सुनिश्चित हो जाता था। लेकिन सर छेछरा मांग के समय एक लाइन बोला जाता है कि कोठी के धान ला हेरते हेरा, इसके क्या तात्पर्य है, ऐसा क्यों बोला जाता है? यह इस छेछरा त्योहार अर्थात बीजों को संकरित कराए जाने के अत्यंत जरूरी होने को, अत्यंत आवश्यक होने को दर्शाने के लिए कहा जाता था एनालाइजर जी। कि यदि किसी ने अगले साल उगाने हैं तो बीजों को भंडारित कर दिया हो, संरक्षित कर दिया हो, तो भी उसे निकालना, उसे संकरित कराने हेतु बहुत जरूरी होता है। लेकिन सर तो क्या ऐसा करने से हमारी अलग अलग संकरित प्रजातियां जंगली प्रजातियों में नहीं बदल जाएंगी? भले ही जंगली प्रजातियों की उत्पादकता थोड़ी कम होती है लाजर जी, परंतु जंगली प्रजातियां ही पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल होती हैं, ज्यादा जीवनक्षम होती हैं और ज्यादा रोग प्रतिरोधी होते हैं लाजर जी। अतः यह छेछरा त्योहार हमारे समय के बिल्कुल अनुकूल था, क्योंकि हमारे समय के लोग एक ही प्रकार के बीजों को साल दर साल लगातार सैकड़ों वर्षों तक उगाते रहते थे, जिससे उनकी क्षमता कम हो जाती थी और पौधे बीमार एवं रोगग्रस्त होने लगते थे। अतः यह छेछरा त्योहार उन बीजों को संकरित कराने की हमारे समय की व्यवस्था थी, एक शुरुआती प्रयास था और हमारे समय में इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प भी नहीं था। परंतु आप लोगों के समय के अनुरूप आप लोगों को वाणिज्यिक कृषि करने की आवश्यकता है, जिसके लिए आप लोगों के समय में अत्यधिक आधुनिक प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित उन्नत एवं प्रमाणित बीज आप लोगों के पास उपलब्ध है, जिनको जंगली प्रजातियों के वांछित गुणों को लेकर उन्नत किस्मों के साथ संकरित करा के आनुवंशिकी इंजीनियरिंग आदि के द्वारा तैयार किया जाता है। अतः उन्हें और अधिक संकरित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से निश्चित रूप से उनकी गुणवत्ता, उनकी उत्पादकता और उनकी एकरूपता में कमी आ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट और आखिरी सवाल है सर कि कहीं यह छेछरा त्योहार हमारे भारतीय संस्कृति के प्रति पश्चिमी देशों की रूढ़िवादी और अंधविश्वासी होने की अवधारणा की पुष्टि तो नहीं करती है? बिल्कुल नहीं लाजर जी, यह तो एक वैज्ञानिक क्रियाकलाप है जो कि आनुवंशिकी के नियमों पर आधारित है और इससे संबंधित जो विभिन्न कहानियां हैं वे आनुवंशिकी के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। यह हमारे भारतीय संस्कृति के रूढ़िवादी या अंधविश्वासी होने का नहीं, अपितु पश्चिमी देशों के नासमझी का, उनके नादानी का सूचक है। यह समझ पाना पश्चिमी देशों के लोगों की बस की बात ही नहीं है कि हमारे प्राचीन भारतीय विद्वानों ने न सिर्फ आनुवंशिकी के सिद्धांतों को समझ लिया था, बल्कि उसे हम भारतीयों के जीवन में शामिल भी कर दिया था ताकि हर कोई उससे लाभान्वित हो सके। और यह आज भी महत्वपूर्ण है, सार्थक है, उपयोगी है। इस छेछरा त्योहार को पूरे हर्ष उल्लास के साथ, पूरे जोर शोर से, पूरे गर्व के साथ मनाया जाना चाहिए। भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मनाया जाना चाहिए, सभी फसलों के लिए मनाया जाना चाहिए। वाह सर, अब मुझे इस त्योहार से संबंधित सिल्वर थ्रेड भी मिल गया है कि यह त्योहार बीजों को संकरित कराने के लिए मनाया जाता था, फसलों को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए मनाया जाता था। कौन सोच सकता है कि इस छोटे से त्योहार में इतनी बड़ी ज्ञान की बात छुपी हुई हो, इतनी रहस्य की बात छुपी हुई हो। हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की पहुंच यहाँ तक भी हो सकती है। सच में अद्भुत, अकल्पनीय। तो समस्त विद्वानों को सत सत नमन, अभिनंदन, जिन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति को विश्व गुरु बनाने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की बातों को जानने और समझने के पश्चात न सिर्फ हमारी भावी पीढ़ी अपितु प्रत्येक भारतीय भी अवश्य ही गर्व महसूस करेंगे और हमारे भारतीय संस्कृति के प्रति निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। अच्छा सर, आपने बताया था कि यह छेछरा त्योहार आपके समय के विद्वानों की आनुवंशिकी आधारित ज्ञान का एक उदाहरण मात्र है। जी हाँ लाजर जी, यह बात बिल्कुल सत्य है। तो सर, आपके समय के लोग आनुवंशिकी के बारे में और क्या कुछ जानते थे, बताइए ना। मैं जरूर बताऊंगा लाजर जी, परंतु आज यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है सर, बताइए ना प्लीज। क्योंकि भोर हो गई है लाजर जी और थोड़ी ही देर बाद चिड़ियों के चहचहावट से आप नींद से जाग जाएंगे। जरा वहां देखिए। ये कैसे संभव है सर? मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और वहाँ लेटा भी हूँ। मैं एक ही समय में दो जगह पर कैसे हो सकता हूँ? और अभी तो आप गए भी नहीं हैं। यदि मैं सपना भी हूँ तो भी मैं सपना होके ही अपने ही शरीर को लेटे हुए कैसे देख पा रहा हूँ, कैसे देख सकता हूँ? यह सब ध्यान की बातें हैं लाजर जी। ध्यान के द्वारा ही हमारे समय के विभिन्न महागुरु चांद, तारों, ग्रह, नक्षत्र आदि के बारे में भी जान लिया करते थे। और यदि आप भी धीरे धीरे ध्यान की गहरी अवस्था में उतरते जाएंगे तो आपके लिए भी जागृत अवस्था में ही मुझसे बात कर पाना संभव हो जाएगा।
मुझे आप देख पाएंगे। और इसलिए मैं आपको ध्यान करने का सलाह देता हूँ, आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते रहिए। अब मुझे जाना होगा एलाइजर जी। एजेंट सर थोड़ी देर तो और रुक जाइए प्लीज, फिर मिलेंगे। मुझे आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है, कम से कम मेरे जागते तक तो रुक जाइए। एजेंट सर, एजेंट सर, मुझे भी क्या हो रहा है? वाओ, क्या अद्भुत ज्ञान, विज्ञान और दर्शन है हमारी भारतीय संस्कृति का। सच में मजा आ गया। वाह, सच में कितना अद्भुत, कितना अकल्पनीय, कितनी महान है हमारी भारतीय संस्कृति। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। भारत माता की जय जय जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे। भारत माता की जय 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 जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे।